तो रज़ा हारून साहब, हम देखते हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी जलसे को अनाउंस करती है, पहले इजाज़त नहीं मिलती, फिर अदालत जाना पड़ता है, वहाँ से इजाज़त मिल भी जाती है, तो कुछ ना कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि वो ना जलसा कर पा रहे हैं, ना एहतजाज कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जमात इस्लामी को भी आज़ादी है, बाकी सारी जमातें उनसे यकजहती का भी इज़हार कर रही हैं, उनका धरना हुआ, किसी ने नहीं रोका, अब वो कल हड़ताल करने जा रहे हैं, उसकी भी उन्हें इजाज़त है। तो ये दौरा मयार क्यों है अपोजिशन जमातों के साथ? आई डोंट नो रियली, आप ऐसा सवाल कर रहे हैं, इसका मेरे पास जवाब तो नहीं कर रहे, हुकूमत इसका जवाब दे सकती है। लेकिन जो मुझे नजर आता है कि जमात इस्लामी ने जो प्रोग्राम अनाउंस किया था वो इजाजत मिलती ना मिलती, उन्होंने किया जरूर वो करते। वो डिसिप्लिन पार्टी है, ऑर्गेनाइज पार्टी है, उनका इन रैलीज निकालने का, धरने देने का हाफिज नईम साहब का बड़ा तजुर्बा है और एक स्ट्रक्चर है उनके पास पार्टी का जो अपने लोगों को कंट्रोल भी रखता है, डिसिप्लिन भी रखता है। जबकि पीटीआई के साथ जो मैं देखता हूँ या इनकी जो पार्टी है तहरीक इंसाफ, इनका बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है, तंजीम का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। और जब भी क्राउड जमा करते हैं तो हमने देखा अक्सर बेशतर जो है वो जो धरने भी हुए थे या जो लॉन्ग मार्च हुए थे उसमें आग लग गई थी, तमाम चीजें हुई थी। 9 मई का एक बड़ा इंसिडेंट सामने जिसमें इनकी पार्टी का कोई कंट्रोल नहीं था ग्राउंड पे। तो आई डोंट नो वजह क्या है, लेकिन अगर आप पॉलिटिकल वजह पूछेंगे तो पॉलिटिकल वजह ये हो सकती है। और दूसरी जानिब अगर आप कहेंगे इनका हक है, बिल्कुल इनका हक है, जितना हक जमात इस्लामी का है, पीपल्स पार्टी का है, मुस्लिम लीग का है, उतना ही आईनी और कानूनी बुनियादी हक है तहरीक इंसाफ का भी कि वो जलसे करे और उसको जलसे करने की इजाजत हो। अपनी दौर की जो आपने याद दिलाई ज़ाहिर है वो तो रज़ा हारून साहब शायद आप भी इस बात से एग्री करें कि इनके दौर में बिलावल साहब भी यहाँ से निकले और उन्होंने इतना लंबा लॉन्ग मार्च किया, मौलाना साहब ने आज़ादी मार्च किया, वहाँ जाकर इस्लामाबाद में वो बैठ गए, लेकिन कहीं हुकूमत आड़े नहीं आई, किसी एक एहतजाज को रोका नहीं गया। पीडीएम बनी, पीडीएम ने जितने एहतजाज जलसे मुल्क भर में पूरी एक तहरीक चलाई, इनकी जानिब से कहीं कोई रुकावट ऐसी नज़र नहीं आती थी जो इनके साथ ये पिछले पीडीएम वाले दौर में होता रहे? नहीं, अगर आप पीडीएम का पहला दौर देखें, विद ड्यू रिस्पेक्ट अजहर भाई के साथ, पीडीएम के पहले दौर में खान साहब ने रोजाना जलसे किए, रोजाना आवाम से खिताब किया, रोजाना टीवी पर होते थे, जलसे होते थे, जुलूस होते थे, एहतजाज होता था, लॉन्ग मार्च होता था, सब कुछ कर रहे थे, हर चीज हो रही थी। लेकिन ये तो एक वो मखसूस वाकया हुआ है 9 मई का। 9 मई से पहले क्या मना किया गया? सब हो रहा था इनका, सारे जलसे जुलूस हो रहे थे, पूरे मुल्क में जलसे जुलूस कर रहे थे, लॉन्ग मार्च भी निकाल रहे थे, केपी से भी लॉन्ग मार्च आ रहा था, वज़ीर आला भी तैयार होती है। तो अभी 9 मई वाला जो भी जो हालिया 22 अगस्त वाला भी है, ये तो इन्होंने खुद मना किया है ना। जलसा तो इनका अरेंज हो गया था, सारा कुछ, और इनको मना किया, रीजन कुछ भी हो। तो मैं जो बात कर रहा हूँ, 9 मई के बाद एक ऐसा स्टिग्मा अटैच हो गया है पीटीआई के साथ कि पीटीआई की जो ग्राउंड लेवल की जो इनकी डिसिप्लिनरी स्ट्रक्चरल फोर्स होनी चाहिए, चूंकि इनके पास मौजूद नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा वो नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन मैं तो उसके बावजूद कह रहा हूँ ना कि इनको इजाजत तो होनी चाहिए ना, और जिम्मेदारी भी नहीं क्यों नहीं चाहिए। ये कहने से तो नहीं होता कि इमरान खान साहब अगर ये कह दें और ये बात मान लें कि मैंने कहा था जी 9 मई को कि जीएचक्यू चले जाना, अब जीएचक्यू अगर चले जाना तो जीएचक्यू के बाहर खड़े होकर कंट्रोल कौन करेगा आपके क्राउड को? जब कंट्रोल नहीं कर सका, वहीं से तो ये वाकयात हुए, चाहे वो जीएचक्यू हो, कोर कमांडर ऑफिस हो, सियालकोट हो, कराची हो, आपके लोगों ने तो सब कुछ किया वहां जाके। क्योंकि और उस वक्त भी यही देखा गया कि चूंकि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आपकी वीकनेस थी तो आप नहीं कर पाए। मैं इस बात से डिसएग्री नहीं कर रहा अजहर भाई की कि जलसा इनको करना चाहिए, लेकिन जलसा करने के लिए जो इनको एक अपना एटीट्यूड होना चाहिए या जो एप्टीट्यूड होता है पार्टी का, वो मिसिंग है इनके पास। Having said that, नहीं, पूरा 1-1.5 साल देखें। और रज़ा साहब, जो पब्लिक इश्यूज पर जो फोकस है, क्या वो भी के बाद जो बड़े-बड़े जलसे किए, पब्लिक इश्यूज पर जो फोकस है, क्या वो भी आपको मिसिंग लगता है कि वो एक रेजिस्टेंस वाली इस वक्त ये अपने फेज में तो हैं? अभी अजहर साहब से भी इस पर मैं कमेंट लूंगा, लेकिन पहले आप बता दीजिएगा कि वो जो पब्लिक इश्यूज पर जो तवज्जो होनी चाहिए, जिस तरह जमात इस्लामी ने अभी बात की, उसमें कहीं कोई एक सियासी नुक्ता शामिल नहीं था उनके तमाम उन बुनियादी नुकात में, तो वो वाली भी एक कमी इस वक्त जो बड़ी सबसे ऑपोजिशन जमात है उसमें ये महसूस कर रहे हैं। ये तो पार्टी की अपनी मर्जी है ना, वो किसी इशू के ऊपर करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। ये तो आप किसी सियासी जमात को नहीं कह सकते कि वो इन इश्यूज पर करें, पे नहीं करें। हाँ, वैसे देखो ऑपोजिशन बड़ी सियासी जमात के पीटीआई को इन इश्यूज पे करना चाहिए, ना कि अपने लीडर की रिहाई के लिए जलसा करे, बिल्कुल उनके इश्यू पे बात करें। लेकिन आप इनको ये फोर्स नहीं कर सकते, ये तो उनकी मर्जी है, ये अपने जलसे किस लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर देखे ना, जलसे जलूल एहतजाज जो है वो हुकूमत के खिलाफ होता है ना, और आप उसके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर आप हुकूमत की कॉल पे आप छोड़ दें, हुकूमत के खिलाफ आप जलसा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हुकूमत के एडवाइस पे उसी कॉल पे आपने जलसा कैंसिल कर दिया। तो रज़ा साहब, जो कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की एक टर्म इस्तेमाल होती है, वो तो ज़ाहिर है पब्लिक इश्यूज पर ही अगर बेस्ड होगी तो ही शायद ज़्यादा बेहतर अंदाज में उसकी डेफिनेशन बन सकती है। वही होती है, और जब इलेक्शंस हो जाएं तो ये जो कंस्ट्रक्टिव किस्म की ऑपोजिशन होती है, ये पार्लियामेंट में होनी चाहिए ना। सारे लोग इलेक्शन में वोट डाल के अपने नुमाइंदों को कौमी असेंबली और सेनेट में भेजते हैं
कि वहां पे आप हमारे इश्यूज उठाएं, हमारे कौमी इश्यूज पर बात करें। लेकिन अगर आप मेंबर होते हुए सड़कों पर आना पसंद करते हैं तो वो भी आपका डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि एक कंक्लूसिव सी, एक प्रोडक्टिव सी गुफ्तगू या बहस या डिबेट तो कौमी असेंबली के हाउस पे हो सकती है, वहां पे करनी चाहिए, उधर एहतजाज करें, उधर बात करें। तो हम ये सोचते थे कि क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर बने, बड़ी मुफाहमत की वो सियासत करते हैं, तो वो कोई ऐसा ब्रिज का रोल प्ले करेंगे कि अपोजिशन और हुकूमत में दूरियां कम होंगी। लेकिन अभी तक अपोजिशन हुकूमत को मानने को तैयार ही नहीं है। तो ये जो एक अदम इस्तेहकाम की कैफियत है कैसे ख़त्म होगी, और इससे ज़ाहिर है हमारी मईशत भी बुरी तरह मुतासर है। मैं समझता हूँ दो बड़े इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं। एक तो जो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो रिव्यू पिटीशंस होनी है, जब वो रिव्यू हो जाएगा तो बहुत सी बातें क्लियर होंगी, क्योंकि वो रिव्यू में मामला चला गया है तो वो काइंड ऑफ पॉज पे चला गया है ना, सीटों का, रिजर्व सीट का जो मामला है एक वो है। दूसरा मामला है ये जो बानी तहरीक इंसाफ की जो अदालत में केसेस लगे हुए हैं, इनके मुकदमों के फैसले का आने का मामला है। और तीसरा मामला इम्पोर्टेंट ये मैं आपको बता दूं कि ये जो कोशिश है या ये कामयाब होगी, ये करेंगे आसिफ अली जरदारी साहब ही। अच्छा। और उन्हीं के पास एक कैपेसिटी और कॉम्पिटेंस है कि वो लोगों को करीब ला सकते हैं। ये उन्होंने अपने पिछले सदारती दौर में भी शो किया था, जब एनएफसी पास कराया, 18वीं तरमीम आई, वो सब लोगों को साथ मिला के आई। तो उनके पास एक कैपेसिटी है, सीनियर सियासतदान है। पीटीआई के लोगों को भी अब ये सोचना चाहिए कि एहतजाज अपनी जगह करते रहे, एहतजाज में कोई हर्ज नहीं है, जमहूरी हक के, आईनी हक के करते रहे, अदालतों में भी जाएं, लेकिन साथ साथ अपने लिए ये डायलॉग के दरवाजे भी खोलें। सियासत में बातचीत भी होती है, एहतजाज भी, सब कुछ होता है। और आसिफ जरदारी साहब से प्रेसिडेंट हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस में बैठे हैं, विफाक के नुमाइंदे हैं, उनसे बेहतरी जगह नहीं होगी। मुझे लगता है कि डायलॉग वहीं पर होंगे। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।